हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड वाली जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जा रही होगी। एक दो कमेंट पढ़े, वो कमेंट ऐसे थे कि सर मतलब अब एग्जाम हो गए हैं तो अब इसका क्या फायदा। बट यहाँ पे फिर भी ऐसे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्जाम सितंबर में हो रहे हैं। सो सभी के लिए वीडियो ठीक है। आप लोगों के एग्जाम पहले हो गए बट हम लोगों ने लाइव भी की थी, है ना, मिड टर्म मैराथन जो की थी। अब ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड तो एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सभी के लिए आ रही है। इस सीरीज का एक बेसिक पर्पस जो मैंने जब इस सीरीज को बनाया, जब इस सीरीज को इसमें हम जब टॉपिक्स डाल रहे थे तो वो एक पर्पस ये था कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर जो सिलेबस है बुक में जो दिया हुआ सिलेबस है और जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड आईसीएसई फॉर्मेट पे जो आया हुआ सिलेबस है प्लस जो टीचर करवा रही है वो जो सिलेबस है, तीनों में बहुत डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है। वो अलग अलग चीजें इसलिए जा रही थी, शायद टीचर को लग रहा था कि हम अपने हिसाब से करवा लें बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ 9th क्लास, और 9th क्लास कंप्लीटली स्कूल के हाथ में होती है, तो क्या देना है क्या नहीं वो स्कूल के टीचर्स के हाथ हो जाता है। बट हम लोगों ने कोशिश की कि उसको आईसीसी फॉर्मेट के थ्रू स्टार्ट किया जाए। अब हमने ये कर लिया कि भाई साहब ऑल कॉन्सेप्ट का मतलब ये रख दिया कि बुक में जो कुछ है वो सब कराओ, जो भी टीचर पढ़ाए हम पढ़ाए, कुछ भी हो पेपर में कहीं से कुछ भी आ जाए हम सब करवाएंगे। तो इसी शुरुआत के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। शानदार तरीके से हम अपनी सिविक्स का लेक्चर जो है जिसका नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आप सभी लोगों को पता है कि भाई जो आर कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम आता है बट इंपॉर्टेंट है। चीजें बहुत क्लियर कट है, बहुत सिंपल तरीके से आती हैं। जब बात देश के संविधान की हो तो क्यों नहीं इसे दिल से प्यार से और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। तो सबसे पहले क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी केस रिलेटेड बातें हैं। अब वो सब भी आपको बताई जाएंगी, बट वो सब करने से पहले हम लोगों का सिलेबस आप लोगों को जानना जरूरी है। ये सिलेबस है और शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक बातों को, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बातों पे भी आते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इट्स अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसे बहुत सारी चीजें वहां लिखी हुई जिसके थ्रू देश का नागरिक भी चलता है, देश की सरकार भी चलती है, और दोनों ही अपने अपने लिमिट और अपने दायरे में चलते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार जो डेमोक्रेटिक हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ हो, समझा हुआ हो, वो ओवर रूल नहीं कर सकती जनता को। और जनता के पास जब पता हो कि मेरे पास क्या राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे मिले हुए हैं, मैं किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मेरे सिटीजन या मेरे स्टेट्स के पर्सन हो। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बेटा एप्लीकेबल हुआ था 26 जनवरी 1950। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 26 नवंबर एंड 1949। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950, फर्क समझे तो यहां पे +1 ईयर लगा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली नवंबर के बाद एक महीना अलग जाएगा, जनवरी में तो साल बढ़ेगा। 26 सेम है, अगला महीना दिसंबर छोड़ के जैन है। ये वो डेट है जब ये एप्लीकेबल हुआ था और ये वो डेट है जब ये पास हुआ था। तो कोई भी चीज पहले बनती है फिर आपको दी जाती है। पहले वो पास हुआ था 26 नवंबर 1949 में एंड देन वो आपको मिला था 1950 में। तो ये डेट याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इस दिन एप्लीकेबल हुआ था जिस दिन इंडिया हमारा कंप्लीटली सोवरेन, किसी और का रूल नहीं चलता था। हमारे देश में हमारी सरकारों का रूल, हमारे देश का ही रूल, कोई बाहरी फॉरेन ताकत हमको नहीं चला सकती। डेमोक्रेटिक जहां पे इलेक्शंस होने थे एंड रिपब्लिक जहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, वो कोई परिवार के तौर से नहीं चलने थे। मतलब कि कोई राजा नहीं था। अब यहां पे सब कुछ लोगों के हाथ में था। मतलब लोग आपको चुनेंगे, आप जो है प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट इलेक्शन तो होने थे, बट रिपब्लिक का मतलब होता है कि कहीं पर भी राजशाही नहीं थी। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये सब चीजें नहीं होने वाली थी। 26 जनवरी 1950 से हमारे पास ये चीजें आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं सिटीजन्स के, एंड तरीका बताते हैं किस तरीके से कोई भी देश की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज टू बी कैरिड आउट। गवर्नेंस, जो सरकार देश चलाती है, जिस तरीके से गवर्न करती है, उसको कैसे चलाना, ये तरीका। क्योंकि सरकार एकदम से अगर एक्सट्रीम पावर में आकर आपको तानाशाही करना शुरू करते, ऑटोक्रेसी आ जाए, वो भी सही नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है, जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, दे आर टू गुड एंड टू एक्सीलेंट देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, चाहे वो मोनार्की हो। क्योंकि यहां पर एटलीस्ट आपकी इज्जत मान सम्मान रखा जाता है। अगर कुछ बात करें तो इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए देश में 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका काम है पार्लियामेंट, मतलब कहना सीधा सीधा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं, कानून बनते हैं।
एग्जीक्यूशन वो है जो कानून बनेंगे इनको एप्लीकेबल करवाएगा, ये ऑफिसर, उसमें सबसे हेड होते हैं कौन, प्रेसिडेंट। एंड जुडिशरी वो है जब ये डिसाइड करती है, मान लीजिए किसी पे गलत फैसला हो गया, किसी के लिए कोई न्याय की बात है, कोई केस करना है, कोई चीज पे मुद्दे पे उठा के उसके ऊपर ओवर रूल हो रहा है, तो उसको कहीं बढ़ा चढ़ा के या घटा के जहां भी कुछ बातें हो रही है उस पे उसके खिलाफ अगर कहीं सुनवाई उसको थोड़ा सा चेक करना है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड एंड हाउ स्टेट्स आर रिलेटेड। मैं यहां पे एक ही बात कहूंगा, आपको समझनी होगी, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। हाउ कैन वी से दैट? दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर रिलेटेड बिकॉज हर कोई जो है वो किससे अलाइन है, अलाइन है वो नेशन से, देश के साथ उसे चलना है। और हर एक स्टेट का काम, यूपी का काम बिहार से चलेगा, बिहार का काम यूपी से चलेगा, हो सकता है इनके काम और दूसरे स्टेट से भी चलते हो, रिलेट रहने वाले अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते हैं। बात करते आगे, इट प्रोटेक्ट्स जो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोटेक्ट्स कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजंस बाय रिस्ट्रेनिंग द गवर्नेंस फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिसीजंस। सबसे पहले यहां पर टर्म समझते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है आपके मन की बातें, किसकी, सिटीजंस की। रिस्ट्रेन मतलब रोकना, कौन, गवर्नमेंट। कैसे रोकेगी, बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजंस। आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब मनमाने तरीके से। अगर सरकार कल को कोई भी ऐसा फैसला ले ले जो आपके मन का ना हो और उनके मन माने का हो तो वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार देश चलाएगी, ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि चुने हुए लोग ही देश को चलाएंगे, डेमोक्रेसी का ये काम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि चुने हुए लोग जो अपनी मनमानी कर सके, किसी भी तरीके से ऐसे कोई फैसले ले लिए जाएं जो देश के लोगों के लिए सही ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद चुनाव होने हैं, आपको जनता को जवाब देना है। तो ये सब, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कि सरकार स्मूथ तरीके से चले और जनता की भलाई के लिए चले। कोई भी देश जहां पे जनता की भलाई ना सोची जाए वो देश नहीं बल्कि विदेश जैसी बातें करेगा। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबकी भलाई की बात सोची जाती है। सो आगे चलते हैं, आवर क्वेश्चन में बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की और ए डिक्टेटरशिप। मोनार्की होती है जहां पे राजा की चलती है, यानी राजा और प्रजा होती है। डिक्टेटरशिप होती है जैसे चाइना में एक बंदे की चल रही हो, या आपने वो छिपाओ हेपा वो सुने होंगे वो सब लोग। हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा है, ये होता है पूरा अच्छा। आगे बात करें इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे लागू हुआ। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान था मेरे बच्चों, जो विदेश से, ब्रिटेन से, बाहर से हिंदुस्तान आया 1946 में। किस लिए आया था? जब यहां पर देश में आंदोलन चल रहे थे तो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वांट कि मतलब कुछ सरकार करे ना करे, हम अपने देश के लिए कुछ करना, ये सब आप लोग सब जानते हैं। उनकी कुछ स्पेशल डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को देखने के लिए, उनको सोचने समझने के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया, और आते ही यहां पे अपने कुछ प्रपोजल यानी कुछ प्रस्ताव रख देता कि हम ऐसा चाहते हैं जिससे कि आपकी डिमांड्स पूरी हो जाए फ्रीडम फाइटर्स की। उन डिमांड्स, वो जो प्रपोजल रखे थे इंडियंस के सामने उस ब्रिटिश लोगों ने, उनमें से एक ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। और हम भी चाहते थे। हम क्यों चाहते थे? बिकॉज वी वांट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है? जब कोई देश आजाद होता है। यानी अल्टीमेटली हमको देश आजाद करवाना था और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करते हैं, जैसे टीचिंग का काम टीचर करते हैं, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, स्वीपर का काम स्वीपर करता है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लोगों को करना था, उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो असेंबली थी जिसका सोल पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। तो उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, बट उसके जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाएंगे बाय द पीएलए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब ये है कि पहले ये आम जनता, ये इंडियंस होंगे, ये इंडियंस पीएलए को चुनेंगे और ये पीएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। आपका यहां से कोई रोल नहीं है, आप यहां पे वोट देंगे। इट इज जस्ट लाइक आपका आज की डेट में लोकसभा, जैसे लोकसभा में वोट देते ना, ऐसे। तो ये प्रपोजल उन्होंने रखा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि क्या इनमें रेशियो कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बनाया, क्या वो सबके लिए फायदे का था? वो आप देखेंगे कि नहीं था। उन्होंने बोला जो इलेक्शन है प्रोविंशियल असेंबली को जुलाई 1946 तक पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, सब हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शन की बात हो रही थी, वो उसमें सिंपल सी बात थी कि बहुत सारे लोग थे, हर जाति धर्म के लोग थे, राजा महाराजा भी उस जमाने में हुआ करते थे। जब बात पूछी गई कि राजाओं की, तो राजा कैसे आएंगे, तो प्रिंसली स्टेट जो राजा के इलाके थे, राज्य थे, देवर
रिप्रेजेंटेड बाय देयर ओन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ देयर स्टेट्स। मतलब जब राजा को रिप्रेजेंट करना था, राजा ने बोला मैं खुद तो नहीं आऊंगा, बट मेरे ब्याह पर मेरा चुना हुआ इंसान, नॉमिनेट किया हुआ इंसान आ जाएगा तुम्हारे इस असेंबली में। ठीक है भाई साहब। तो टोटल मेंबर जो थे उस समय, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, इंडिया मतलब ओनली इंडिया, देयर इज अ नो सिंगल मेंशनिंग ऑफ पाकिस्तान हियर। इंडिया मींस ओनली इंडिया, भी पाकिस्तान अलग नहीं है। तो टोटल जो मेंबर थे उस समय 389 थे। 389 मेंबर से 292 का तो इलेक्शन होना था, जो लोगों के द्वारा चुने जाने थे। 93 जो है वो राजा महाराजाओं के लोग आने थे, एंड 4 जो अंग्रेजों के अफसर होने थे बेसिकली, 3 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 1 ब्रिटिश ऑफिसर से आना था। तो ऐसे 389 पीपल थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था, यह बात हम सभी जानते हैं। अब शुरुआत होती है, मेंबर्स आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। पहली सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। यह होती है भाई साहब, एक हॉल था पार्लियामेंट का, उस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ। तो इंडिया की तरफ से या पूरे उस हॉल का जो प्रेसिडेंटशिप थी, जो उसको हेड लीड कर रहे थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जस्ट बिकॉज ही वॉज द सीनियर मेंबर एट दैट टाइम। एंड ये ओल्डेस्ट सिटिंग मेंबर तो थे, हमें सेंट्रल असेंबली की ये पता है। यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ही वॉज नॉट द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो ट्राई टू रिमेंबर वन थिंग, every assembly or every union needs a head, and that head here we are calling as a president. Dr. Sachidanand Sinha was the temporary president of the Constitutional Assembly. Temporary means he was not the permanent. So who was the permanent? Write down in the comment section ki who was the permanent member of the Constitutional Assembly, because after this slide you will going to see that person's name जो कि थे permanent president. And on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constitutional Assembly. Sachidanand Sinha was the oldest sitting member of the assembly, and he was the interim president. Interim and the temporary is almost same, but the permanent member or permanent president was the Dr. Rajendra Prasad. And the best thing and the most interesting thing जो भी आपके सामने आने वाली है, वो ये कि इस 389 में फूट डल गई। 389 में अंग्रेजों ने भड़का के रखा, क्योंकि शुरू से यह बोला जाता है कि भैया कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की थी, मुस्लिम्स को अपना अलग इलाका बना लेना चाहिए, अपने अलग नेता चाहिए, अपना अलग राज्य हो जाना चाहिए। सो इसी वजह से मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर गई। मुस्लिम लीग ने बोला हम इसको नहीं मानते असेंबली को, और हम मानते हैं क्या, पाकिस्तान बने, एक अलग राज्य अलग इलाका बनाओ जिसे पाकिस्तान कहेंगे। तो इसी के चलते जो है 389 से मेंबरशिप जो है वो रिड्यूस हो गई, एंड इट फाइनली स्टूड 299। तो 389 से घटकर कितनी हो गई, 299 हो गई। ये थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर्स की कहानी। बात आती है इस 299 में से भी 284 मेंबर्स जो है दे वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन पासिंग डेट 26 नवंबर 1949। सर व्हाट अबाउट द अदर रिमेनिंग पर्सन, बेटा कोई बीमार हो गया, कई कुछ ये बात है, एंड सबने अपने अपने साइन किया और फाइनली जो है वो पास हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर 26 November 1949 was the passing date, not the applicable or effective date. And Dr. Rajendra Prasad was continued to be the president of the Constitutional Assembly or India. So between 9 December 1946 to August 14, 1947, that means the Pakistan का आजादी वाला दिन तक, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 5 बार मीटिंग करी, 5 सेशन लगाए। कैबिनेट मिशन प्लान ने यह बात कही थी कि भाई हम जो है केवल 3 कैटेगरीज को ही रिप्रेजेंटेशन देंगे, जनरल, मुस्लिम एंड सिख। कांग्रेस इस बात से भड़क गई, एंड दे बोले व्हाट अबाउट द अदर कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एंग्लो इंडियंस, उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। So though the Muslim League had boycotted the assembly, but there were certain Muslim people who were led by the Zafar Imam और मोहम्मद सादुल्लाह who represent the Muslim community, because आप जानते हैं आज भी भारत में मुसलमान तो हैं, and 6 were represented by the Ukam Singh and Ujjal Singh। तो सब कम्युनिटी के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए थे। सो अब बात करते हैं थोड़ी सी और कि अब ये तो देखो एक साइड हमने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। नाउ एक सर्टेन थिंग थी असेंबली की, वो थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो हु प्रपोज दिस, जवाहरलाल नेहरू प्रपोज दिस। क्या था इसमें, बेसिकली ऑब्जेक्टिव थे, कुछ मिशन थे जो एक देश के होने चाहिए, जैसे कि फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक। आजाद भारत का मतलब है कि यहां पे कोई राजशाही नहीं चलेगी।
सोशली इक्वली, पॉलिटिकली इक्वली, इकोनॉमिकली इक्वली डेमोक्रेसी सबको मिलेगी, फंडामेंटल राइट सबको मिलेंगे। और ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड सिटीजन जो है, ओबीसी क्लास जो है, उनको सरकार प्रोटेक्शन देगी हमेशा अगर उनके साथ गलत होता है तो। और ये जो रिजोल्यूशन है 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। अच्छा लगा असेंबली को, ये भी पास हो गया। असेंबली आपके पास है, मेंबर आपके पास है, साइन हो गया है। बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब वो कमेटी जिसने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। भीमराव अंबेडकर वॉज द हेड ऑफ दैट कमिटी, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो अंडर चेयरमैनशिप भीमराव अंबेडकर की चली थी, 29 अगस्त 1947 को एस्टैब्लिश हुई थी एंड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कमेटी। यहां पर आप डेट देख लीजिए 1947, ये आजादी की डेट है, ये आजादी का ईयर है बेटा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ईयर है वो 1950 देख रहे हो आप। 3 साल तक लगातार इस संविधान को बनाने की बात चलती रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अच्छे खासे पढ़े लिखे ज्यूरिस्ट पर्सन, जज, मतलब वकालत पूरी करके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर। द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर, उसमें कुछ खास बातें थी, जैसे कि सबको धर्म की आजादी होगी, जो जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत कुछ नहीं होगा। वुमेन के लिए सोशल राइट, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, ये देनी पड़ेगी। ये सब उनकी डिमांड्स थी। बाबा साहब ने और क्या डाला, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वर्केबल, सबके लिए काम करेगा भाई साहब, किसी एक जाति धर्म का नहीं है। फ्लेक्सिबल, कल को चेंज करना चाहो कर सकते हो, एंड स्ट्रांग है ना, पूरे देश को बांध के रख सकता है। कोई स्टेट चाहे तो अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता। कुछ माइनॉरिटी और सर्टेन क्लास को प्रोटेक्शन दी गई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट होते हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपको घूमने नहीं जाता, आपको पढ़ने नहीं दिया जाता, तो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट छीन रहा है, उस केस में आप कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हो। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी एंड यूनिफॉर्मिटी इन फंडामेंटल लॉज दिया गया इंडियन सोसाइटी को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए जिससे कि समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन की जा सके। क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? क्लियर है सभी लोगों को यहां तक? क्लियर है? आई होप कि यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ड्राफ्ट जो है बार बार डिस्कस किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक एक लाइन, एक एक क्लॉज के साथ, ऑन 4 नवंबर 1948। ठीक है, उसके बाद सेकंड रीडिंग 17 अक्टूबर 1949 एंड द फाइनल रीडिंग ऑन 26 नवंबर 1949 एंड दैट वाज द पासिंग डेट फॉर दिस constitution by the Constitutional Assembly. So it almost took 3 years for the preparation of this, like finally pass होने के लिए. So at the time of signing जब किया जा रहा था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स आए जिसमें आपकी बातें लिखी हुई, आपके काम के, आपकी ड्यूटी, आपके फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट की बातें, वो सब। तो टोटल आर्टिकल थे 395 एंड उनमें शेड्यूल्स थे 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल जो वो डाले गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया, द क्लॉजेस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप एंड सम अदर, वो उसी डेट से लागू हो गए। जब 26 नवंबर 1949 को ये डेट जब चल रही थी, उस दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन करके पास किया जा रहा था, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि सिटीजन, मतलब जितने लोग उस समय भारत में थे वो सब भारतीय बन गए। पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट हो गया, वो सब चीजें तुरंत एप्लीकेबल हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जब करने असेंबली गई थी तो वो 26 नवंबर था, बट जब जनता को दिया गया तो वो 26 जनवरी 1950 था। मतलब लोगों, जो असेंबली वाले लोगों ने उसको अपनाया 26 नवंबर 1949 को एंड उसे पास किया। पास करने वाले लोगों को दिया 26 जनवरी 1950 को। ये तो ध्यान रखना, एडॉप्टेड एंड पास का डेट अलग है, लोगों के लिए अलग है। जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लागू हो रहा था तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो गवर्नर जनरल बने, किसको हटा के? लॉर्ड माउंटबेटन। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी अफसर जो है आजादी के बाद यहां पे था। जब संविधान बन गया तो देश हमारा पूरी तरीके से चल रहा था, फिर अंग्रेज का क्या काम, तो अंग्रेज को हटाकर सी राजगोपालाचारी बन गए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट। और ये बनी पार्लियामेंट, यानी इसके जो मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए ऑटोमेटिकली, अंटिल द, जब तक नए इलेक्शन 1951-52 में नहीं हुए। 1950 तक जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट था वो एमपी बन गया भाई साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अब वो देश के प्रेसिडेंट बन चुके थे। 26 जनवरी 1950 को, जो आप जानते हैं, स्पेशली इसलिए चुना गया क्योंकि उसका अपना एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ये डेट पुराने जमाने में बहुत खास थी क्योंकि दिसंबर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने की थी। इसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो की गई थी, उसके बाद जो है वही डेट 26 जनवरी, जब रावी नदी के किनारे तिरंगा फहरा दिया था, तो 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया गया और उसके बाद से हमेशा ही हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं।
आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी दिन बनाया गया एंड 26 को जो है रिपब्लिक डे बनाया गया। आई होप कि आप लोगों को ये प्यारा सा चैप्टर इसी प्यारे से अंदाज में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नजर लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब बात पढ़ाई की होती है तो जरूर जरूर दिमाग की लड़ाई की बात होती है। कोई भी टॉपिक आसान नहीं, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं, बस करना क्या है, दिमाग पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा फोकस, थोड़ा डेडिकेशन, मोटिवेशन अपने आप से होना सीखिए भाई साहब। आज मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं, कल 3 पढ़ूंगा, परसों 4, उसके बाद दिमाग को रखिए तैयार। तो अब चलते हैं मेरे यार। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में, जहां पर आपने मेरे हाथों से मतलब ऐसा एकदम प्यारा सा चैप्टर पढ़ा, मेरे दिल के काफी करीब है, आर कॉन्स्टिट्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।